नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योग्राफी ए टू जेड पर। आज हम मानव भूगोल की शुरुआत करते हैं। इसका पहला अध्याय है मानव भूगोल की परिभाषा, प्रकृति और विषय क्षेत्र। उसके बारे में देखते हैं। भूगोल को दो शाखाओं में विभाजित किया जाता है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में पृथ्वी के भौतिक घटकों का अध्ययन करते हैं और मानव भूगोल में मानवीय घटकों का, या यूं कहें कि पृथ्वी और मानव के अंतर संबंधों का, मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल का विकास 18वीं शताब्दी में हुआ और इसका जनक माना जाता है फ्रेडरिक रेटजेल को। रेटजेल जर्मनी के भूगोलवेत्ता थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी एंथ्रोपोजोग्राफी। उन्होंने भूगोल की परिभाषा भी दी थी मानव भूगोल की, कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यानी एक तरफ तो मानव समाज यानी मानव है और दूसरी तरफ धरातल यानी पृथ्वी है। पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंध है, उनका संश्लेषित अध्ययन मानव भूगोल है। ये रेटजेल महोदय ने कहा था। अब यहाँ जो प्रश्न बनेंगे वो इस प्रकार होंगे। नंबर 1 ये होगा कि मानव भूगोल का जनक किसे माना जाता है? फ्रेडरिक रेटजेल को। दूसरा प्रश्न होगा कि फ्रेडरिक रेटजेल की पुस्तक का नाम क्या है? एंथ्रोपोजोग्राफी। तीसरा ये होगा कि रेटजेल कौन से देश के भूगोलवेत्ता थे? जर्मनी के। और चौथा कि रेटजेल महोदय के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा क्या है? तो इस तरह से 4 प्रश्न यहाँ इस टॉपिक में से तैयार होते हैं। रेटजेल के बाद बात करते हैं कुमारी एलन सैम्पुल की। एलन चर्चिल सैम्पुल, जो रेटजेल महोदय की शिष्या थी, अमेरिकी भूगोलवेत्ता थी। उन्होंने मानव भूगोल को परिभाषित किया कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यानी उन्होंने मानव को चंचल बताया यानी क्रियाशील बताया और पृथ्वी को भी अस्थायी बताया। रेटजेल सैंपल का मानना था कि ना तो पृथ्वी स्थायी है और ना ही मानव की क्रियाएं स्थिर है। मनुष्य भी क्रियाशील हैं और पृथ्वी पर परिवर्तन भी निरंतर चलते रहते हैं। तो क्रियाशील पृथ्वी और क्रियाशील मानव के परस्पर संबंधों का अध्ययन है, वो मानव भूगोल है। सैंपल है, ये अमेरिकी भूगोलवेत्ता थी और इनकी पुस्तक का नाम भौगोलिक वातावरण के प्रभाव, ये पुस्तक थी एलन चर्चिल सैंपुल की। इन्होंने मानव पर भौगोलिक वातावरण के प्रभावों का वर्णन किया। इसके अलावा एक बात और है कि ये निश्चयवाद की कट्टर समर्थक थी। रेटजेल थे, वो भी निश्चयवादी विचारक थे और उनकी शिष्या कुमारी सैंपुल भी निश्चयवादी विचारक थी। रेटजेल और सैंपुल के बाद तीसरे भूगोलवेत्ता जो मानव भूगोलवेत्ता हैं, विडाल डी लाब्लाश। ये फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे और इन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा इस प्रकार दी है कि मानव भूगोल मानव और पृथ्वी के बीच संबंधों को एक नई समझ देता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान समावेश होता है। ये परिभाषा दी है विडाल डी लाब्लाश महोदय ने, जो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे और संभववाद के समर्थक थे। दोस्तों, ये वीडियो जो है ये मुख्य रूप से बनाया गया कक्षा 12 के मानव भूगोल का जो अध्याय लगता है उसके लिए, उनको पढ़ाने के लिए बनाया है। तो इसमें मैंने बहुत ही शॉर्ट में सारी बातें बताई है। अब तक हमने परिभाषाएं देख ली है मानव भूगोल की। इसके बाद देखते हैं मानव भूगोल का विषय क्षेत्र या मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र। तो विभिन्न विद्वानों ने जो विषय क्षेत्र बताए हैं, विषय क्षेत्र की व्याख्या की है, उसके आधार पर मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को 5 बिंदुओं में समझ सकते हैं। सबसे पहला होता है मानव भूगोल का विषय क्षेत्र कि किसी प्रदेश की जनसंख्या, और 2 नंबर होगा उस प्रदेश के संसाधन। तो 1 नंबर जनसंख्या, 2 नंबर संसाधन। अब जनसंख्या है और संसाधन है तो मानव जो है वो उन संसाधनों का उपयोग करेगा, उसकी वजह से वहां पर सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण होगा। तो तीसरा बिंदु होगा सांस्कृतिक वातावरण। इस प्रकार पहला हो गया किसी प्रदेश की जनसंख्या, दूसरा उस प्रदेश का प्राकृतिक वातावरण या प्राकृतिक संसाधन, तीसरा मानवीय क्रियाओं के कारण उत्पन्न सांस्कृतिक वातावरण या सांस्कृतिक भूदृश्य। विषय क्षेत्र का चौथा बिंदु हो जाएगा मानव वातावरण समायोजन के कारण जो क्षेत्रीय संगठन वहां पे बनता है, क्षेत्रीय समायोजन या क्षेत्रीय संगठन। और 5वां बिंदु हो जाएगा कालिक अनुक्रमण, क्योंकि मानव वातावरण की गतिविधियां हैं वो कोई एक दिन में संपन्न नहीं होती है, उसमें एक निश्चित समय अवधि लगती है। तो उस समय अवधि के दौरान मानव वातावरण संबंधों में जो परिवर्तन आता है वो कालिक अनुक्रमण में शामिल होगा। इस प्रकार इसके 5 बिंदु हो जाएंगे। पहला किसी क्षेत्र की जनसंख्या, दूसरा प्राकृतिक संसाधन,
तीसरा, प्राकृतिक संसाधन और जनसंख्या के परस्पर क्रियाओं के फलस्वरूप निर्मित सांस्कृतिक वातावरण। चौथा, क्षेत्रीय संगठन। और 5 नंबर, कालिक अनुक्रमण। ये 5 जो है ये मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। इस डायग्राम में विषय क्षेत्र बताया हुआ है। जनसंख्या, प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, सांस्कृतिक प्रतिरूप, मानव वातावरण समायोजन और कालिक अनुक्रमण। ये 5 विषय क्षेत्र है मानव भूगोल के। विषय क्षेत्र के बाद देखते हैं मानव भूगोल के उप क्षेत्र या मानव भूगोल की शाखाएं। तो मानव भूगोल में मानव के जितने कार्य होते हैं उतनी इसकी शाखाएं बन जाती है। इसमें कुछ मुख्य शाखाएं देखते हैं। पहली होगी सांस्कृतिक भूगोल। इसमें मानव पर्यावरण संबंधों के कारण जो सांस्कृतिक क्रियाएं होगी, जो सांस्कृतिक भूदृश्य निर्मित होगा, उसका अध्ययन कर लेंगे। उसके बाद आर्थिक भूगोल, इसमें मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करेंगे। परिवहन भूगोल, इसमें परिवहन के विभिन्न साधन, उनका विकास कैसे हुआ, परिवहन के साधनों के प्रकार, उन सब का अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या भूगोल, जो मानव भूगोल की एक बहुत महत्वपूर्ण शाखा है। इसमें जनसंख्या, उसका वितरण, घनत्व, क्षेत्रीय प्रतिरूप, जनसंख्या से संबंधित समस्याएं, संभावनाएं, सभी का अध्ययन किया जाता है। एक शाखा है मानव भूगोल की कृषि भूगोल। इसमें कृषि, विश्व की प्रमुख कृषि पद्धतियां, कौन सी फसलें उगाई जाती है, किन क्षेत्रों में कितना उत्पादन होता है, उन सब का अध्ययन करते हैं। कृषि भूगोल के बाद व्यापारिक भूगोल, इसमें व्यापार और वाणिज्य की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। एक होती है इसकी शाखा ऐतिहासिक भूगोल। इसके अलावा है अधिवास भूगोल, जिसमें ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवासों का अध्ययन किया जाता है। पर्यटन भूगोल। इस तरह से देखें तो मानव भूगोल की अनगिनत शाखाएं हैं। जितने मानवीय क्रियाएं हैं उतनी ही इसकी शाखाएं हैं। परिभाषा और विषय क्षेत्र के बाद बात करते हैं मानव भूगोल की प्रमुख संकल्पनाओं के बारे में। इसमें पहली संकल्पना है नियतिवाद या पर्यावरणीय निश्चयवाद की संकल्पना। इस संकल्पना की मुख्य जो बात है वो यही है कि मानव और पर्यावरण के संबंधों में इसमें पर्यावरण को अधिक प्रभावी माना गया है। ये विचारधारा मानती है कि मानव जो है वो प्रकृति के निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य है। मानव वैसे ही चलेगा जैसे प्रकृति उसे चलाना चाहेगी। इस विचारधारा का मुख्य रूप से विकास जर्मनी में हुआ था। इसके जो समर्थक विद्वान हैं, भूगोलवेत्ता हैं, वो हम्बोल्ट हैं, हंटिंगटन, रेडजेल, कुमारी शैम्पुल, चार्ल्स डार्विन, रिटर, कांट, ये सब जो है ये पर्यावरणीय नियतिवाद की विचारधारा के समर्थक थे। दूसरी विचारधारा है मानव भूगोल की, वो है संभववाद। ये पर्यावरणीय नियतिवाद के विपरीत विचारधारा है। पर्यावरणीय नियतिवाद में प्रकृति को प्रभावी माना जाता है और संभववाद में मानव को प्रभावी माना जाता है। इसमें यह माना जाता है कि मानव जो है वो प्रकृति का दास नहीं है। प्रकृति जो है वो मनुष्य को कई सारी संभावनाएं देती है और मनुष्य उन संभावनाओं का उपयोग करके जैसे चाहे वैसे तरीके से प्रकृति का उपयोग कर सकता है। संभववाद की विचारधारा का विकास फ्रांस में हुआ था और विडाल डी लाब्लास इसके मुख्य समर्थक थे। लुसियन फेब्रे ने संभववाद शब्द का प्रयोग किया था। ब्लास के अलावा इस विचारधारा के समर्थक थे इसाबोमेन, डिमांजिया, फेब्रे। नियतिवाद और संभववाद के बाद अगली विचारधारा है नवनियतिवाद या नवनिश्चयवाद। ये विचारधारा जो है वो नियतिवाद और संभववाद के बीच का मार्ग तय करती है, जिसे आजकल हम सतत विकास कहते हैं। इसके प्रतिपादक ग्रिफिथ टेलर थे। उनका मानना था कि मनुष्य न तो प्रकृति का दास है और न ही उसका विजेता है, बल्कि उसे सहयोगात्मक रवैया अपनाकर प्रकृति के साथ सहयोग करते हुए अपना विकास करना चाहिए। क्योंकि अगर वो विजेता बनने की कोशिश करेगा तो प्रकृति उसे अपने तरीके से पाठ पढ़ाएगी। क्योंकि विनाश जो है वो प्रकृति का विनाश है, वो अंततः मनुष्य का विनाश साबित होगा। इसे रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये हुआ मानव भूगोल की प्रकृति, विषय क्षेत्र और परिभाषा का टॉपिक। आज मैंने पहली बार लाइव पढ़ाया है। अगर कोई गलती, कोई कमी रह गई है तो क्षमा करना। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।